पीरियोडिक टेबल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। पीरियोडिक टेबल में हम लोग जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मतलब इसमें केवल वही डिस्कस करेंगे जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और जिसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये देखेंगे पीरियोडिक टेबल में जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर जो कोई भी आता है जैसे P3, P4 या इसके आगे P2, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमेशा एडजेसेंट एटम से कंपेयर करके देखा जाता है। तो जैसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये क्या होता है, ये मिनिमम हो जाता है, क्योंकि जितना स्टेबल होगा उसका इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी, लेकिन IP उसका मैक्स हो जाता है। स्टेबल जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल, ये हो गया। लेकिन EN जो रहता है ये रेगुलर ट्रेंड दिखाता है, ये इससे अनअफेक्टेड रहता है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा या अनस्टेबल, ये हमेशा लेफ़्ट टू राइट हमेशा ही इंक्रीज़ होगा। ये का ट्रेंड हो गया, EN का ट्रेंड होगा। फिर से EA की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है उसी को ये कहते हैं। तो ये इनको छोड़ के सेकेंड A इनर्ट और सेकेंड B में ये ZnCd और ये आता है, ये केवल जो रहते हैं इनका ये जोड़ने पर ये एंडोथर्मिक होते हैं, और बाकी सारे ये क्या होते हैं, पहला ये हमेशा ही डेल्टा H नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक होता है। ये जो यहाँ पे बातें एक्सप्लेन की, इसी को दिखाया। अगर जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ले लें और यहाँ इसका IE कंपेयर करें आयनाइजेशन एनर्जी, तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्योंकि इसका P3 कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन का, तो ये इसके आगे आ जाएगा। लेकिन अगर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखें तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये इसके पीछे आ जाएगा। और अगर जो EN का देखें ट्रेंड, तो ये रेगुलर EN इंक्रीज़ ही होगा, EN का ट्रेंड रेगुलर इंक्रीज़ होगा, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से नहीं इफ़ेक्ट होता है। ये EA है। EA का ऑर्डर फिर से यहाँ पे देखें, हैलाइड्स में देखें तो क्लोरीन का ज़्यादा होता है। क्लोरीन का क्यों ज़्यादा होता है, उसका रीज़न देखें तो जब इलेक्ट्रॉन हम लोग जोड़ते हैं तो इसका साइज़ इतना कम होता है, रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है अगर तो फ्लोरीन में जोड़ेंगे तो, इसलिए इसका रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से एनर्जी रिलीज़ भी कम हो जाती है, इसलिए फ्लोरीन पीछे आ जाता है और क्लोरीन आगे रहता है। सिमिलरली ये और सारे ग्रुप में भी रहता है कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट का ये ज़्यादा हो जाता है किससे, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट से। फिर से हाइड्रोजन चैप्टर की बात करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इसमें हाइड्रोजन के ऊपर ECS में हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन के ऊपर जितने एलिमेंट आते हैं, अगर जो उसको डाइल्यूट HCl डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट H2SO4 या वाटर से रिएक्ट कराएं तो निश्चित ही क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। लेकिन अगर जो ECS के नीचे वाले एलिमेंट जैसे छापा ये हैं, इनको एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। एम्फोटरिक मेटल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन देते हैं एसिड और बेस के साथ, दोनों में से किसी के साथ रिएक्शन करें तो ये एम्फोटरिक मेटल्स का एग्जांपल है। अगर जो इसको हम लोग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं जैसे NaOH, तो यहाँ पे सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया और हाइड्रोजन निकल गया। लेकिन अगर जो एसिड के साथ इसको रिएक्ट करेंगे तो बस ये बनेगा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, एसिड के केस में नहीं बनता है। टाइप ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी या अबंडेंस के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक हाइड्रोजन होता है, फिर नेसेंट हाइड्रोजन और फिर से ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन होता है। हाइड्राइड सबसे इम्पॉर्टेंट है हाइड्राइड्स, इसके आने के चांसेस सबसे मैक्सिमम है। तो यहाँ पे जो आयनिक सॉल्ट होते हैं, आयनिक हाइड्राइड होते हैं, उन्हीं को सॉल्ट भी कहते हैं, उन्हीं को सलाइन हाइड्राइड कहते हैं। वो मेनली S ब्लॉक वाले बनाते हैं। कोवैलेंट या मॉलिकुलर हाइड्राइड जो होते हैं जैसे कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलाइड, इस तरह फैमिली वाइज हम लोग देख रहे हैं। जो बोरोन फैमिली के हैलाइड्स होते हैं वो क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और इसलिए लुईस एसिड बोला जाता है। जो कार्बन फैमिली के होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कम्प्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं इसलिए, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन वाले ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं इसलिए इसको लुईस बेस भी बोला जाता है। मेटलिक या नॉन स्कोमेट्रिक या इंटरस्टिशियल हैलाइड तो D एंड F ब्लॉक में रहते हैं। जो भी वॉइड्स रहते हैं उसमें जाके वो रहते हैं, इसलिए इनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी बोला जाता है। गैप हाइड्राइड मतलब ये जो ग्रुप वाले हैं ये हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, गैप हाइड्राइड। हार्डनेस देखें तो फ्लोराइड और सल्फेट और बाइकार्बोनेट की वजह से आता है, जिसमें क्लोराइड और सल्फेट जो रहता है परमानेंट हार्डनेस देता है, बाइकार्बोनेट टेम्पररी हार्डनेस देता है। जो टेम्पररी हार्डनेस होता है उसको दो तरीके से, या तो बॉईल करके या तो लाइम के साथ रिएक्शन करके
बॉयल या लाइम के साथ रिएक्शन करके निकाल सकते हैं। अब ये जेई मेन इस बार के पेपर में क्वेश्चन आया था। अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट और CO2H2O मिलेगा, लेकिन अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो एक्सपेक्टेड है कि हाँ नीट में पूछ सकता है, क्योंकि जेई मेन में आया है और ऑब्वियसली NCERT है ये। फिर से अर्धो परमानेंट जैसे क्लोराइड और सल्फेट्स के जो होते हैं, ये परमानेंट हार्डनेस कॉज करते हैं। इनको हटाने के लिए हम वॉशिंग सोडा से ट्रीट कर सकते हैं। कैल्गन फार्मूला इसका पूछ सकता है Na6P6O18। जियोलाइट या इसी को परम्यूटेट कहते हैं, इसका भी फार्मूला पूछ सकता है NaAlSiO4। सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, ये जियोलाइट होता है, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। फिर से सिंथेटिक रेजिन से भी हो सकता है। सिंथेटिक रेजिन में दो तरह के आते हैं, या तो कैटायन या तो एनायन एक्सचेंज करके। अगर जो कैटायन एक्सचेंज करते हैं तो इसका जैसे एग्जांपल है RH, ये हर तरह के आयन को हटा देता है। और ये जो एनायन एक्सचेंज है, ये हाइड्रोक्साइड रिप्लेस कर देता है यहाँ से, क्या जो हाइड्रोक्साइड रिप्लेस कर देता है जो यहाँ की ये हार्डनेस है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम को इसमें से हटा देता है। कौन? ये इसका हाइड्रोक्साइड, ऐसा है। फिर से परऑक्साइड के बारे में देखें, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसमें इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन आती है, कैसे मेथड इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो सुपर ऑक्साइड या परऑक्साइड को अगर जो वाटर और एसिड के साथ रिएक्शन करा दें तो बनता है, और H2SO4 को इलेक्ट्रोलाइसिस करा दे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो भी बन जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इन सब का स्ट्रक्चर सेम होता है, H2Cl2 SeCl2 O2F2, और हाफ ओपन बुक लाइक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर रहता है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। H2O2 Re भी एक्ट कर सकता है, OE भी एक्ट कर सकता है, क्योंकि उसका इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है। ये यहाँ से -2 में भी जा सकता है और इधर से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है। इसलिए ये Ra एंड OA दोनों की तरह एसिडिक बेसिक मीडियम में एक्ट कर सकता है। जैसे कि जो एसिडिक मीडियम अगर जो हम लोग यूज़ करेंगे तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह है, अगर जो हम लोग ये बेसिक मीडियम यूज़ करेंगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। मतलब कि देखा जाए तो अगर जो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज़ करते हैं तो रिड्यूसिंग की तरह, अगर जो रिड्यूसिंग एजेंट्स को यूज़ करेंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं, PbS को जब परऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो PbSO4 और H2O बनेगा। ये ब्लैक रहता है, PbS का कलर वाइट में बदल जाता है। डिकम्पोजिशन भी इम्पॉर्टेंट है, इसका डिकम्पोजिशन भी आता है। एक्सप्लोजिव होता है, इसका डिकम्पोज करने से वाटर और हाफ H2O बन जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन रहता है ये दिमाग में, और इस एक्सप्लोजिव नेचर के कारण इसको वैक्स कोटेड ग्लास में रखा जाता है और डार्क प्लेस में रखा जाता है ताकि इसकी रिएक्शन नहीं हो, और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसका ΔH हाईली नेगेटिव होता है। अगला चैप्टर है S ब्लॉक। S ब्लॉक में मेनली रिड्यूसिंग एजेंट जो रहता है इसके बारे में पूछता है। लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट पूरे पीरियोडिक टेबल में ड्यू टू हाई रेडिएशन एनर्जी एंड लो SRP। फ्लेम टेस्ट पूछता है। इनका कलर मेनली कैल्शियम का ब्रिक रेड याद रखेंगे, स्ट्रॉन्शियम का क्रिम्सन रेड याद करें, बेरियम का एप्पल ग्रीन याद रखेंगे। सॉल्युबिलिटी विथ अमोनिया पूछता है, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी विथ अमोनिया का हम लोग रिएक्शन देखेंगे। तो ये अमोनिया क्या करता है, ये मेटल का इलेक्ट्रॉन ले लेता है और एक बन जाता है क्या, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, और एक बन जाता है सॉल्वेटेड। तो इससे क्या क्या फ़र्क पड़ता है ये रिएक्शन से। एक तो कंडक्टिंग बन जाता है, पहले कंडक्टिंग नहीं था लेकिन अब कंडक्टिंग बन गया। पैरामैग्नेटिक रहता है, ब्लू कलर रहता है, रेडिएटिंग एजेंट रहता है। केमिकल प्रॉपर्टी नाइट्रोजन का देख लेंगे।